इमरान खान से आप मुलाकात हुई आपने, मैं वो भी सुना, और एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया में किसी चर्च में भी गए थे तो उन्होंने तारफ कराया था कि ये वहाँ के आलिम दीन है जहाँ के इमरान खान है। इमरान खान बहैसियत इंसान और बहैसियत वजीर आज़म कैसे लगे आपको? देखिए, शख्सियतों के बारे में कोई यकीनी तबसरा करना जब तक किसी के साथ तवील अरसा ना गुजारा हो बहुत मुश्किल है। हमारी पॉलिसी है कि इमरान खान ने जो अच्छे काम किए हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। 20 काम आपने बताए। हाँ, जो काम थे अप्रिशिएट किया। मसलन दोहरा देते हैं आप? वो अब भी अप्रिशिएट करते हैं उसको। इमरान खान ने वो जो इलाज मुआलजे की सहूलत दी लोगों को, और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था वो हुकूमत के ख़त्म होते ही वो फिर नहीं हो सका। और यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने, उस पर भी। अच्छा, ये भी लोग सवाल करते हैं कि ये काम तो पहले भी बहुत अच्छे अच्छे होते रहे हैं, जब होते रहे तो सब लोग उसको अप्रिशिएट करते रहे। इमरान खान ने जब ये काम किए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो हमारा ये फर्ज तो बनता है, कोई हुक्मरानों में कोई भी हो, जब वो एक अच्छा काम करके आया है तो अप्रिशिएट किया जाए उसको कि आपने वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। उस पर लोगों ने कहा वो तो बातें ही करके आया है ना यूनाइटेड नेशन में। तो हमने कहा बम रख के थोड़ी आएगा, वो बातें ही होती है वहां जाके। हाँ। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए। और आप इमरान खान साहब ने एक मर्तबा कहा कि रियासत मदीना, बहुत उन्होंने इसकी वकालत की जी। आप क्या समझते हैं कि सही बात की और ये उनका खलूस था इसमें, या क्या लगा? दिल की चीज़ है, मैं दिल की बातों का नहीं जानता किसमें खलूस है, कौन दिखा के नमाज पढ़ रहा है, कौन बता के। हम कोई नमाज पढ़ रहा हो तो हम कहेंगे काम अच्छा कर रहा है, दिल से कर रहा है, खलूस से कर रहा है, नहीं कर रहा वो अल्लाह जाने। शरीयत ने हमें जाहिर का हुक्म दिया है कि अगर कोई आदमी अच्छी बात कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो वेल डन, बहुत। हम उसकी नीयतें झांकने का हमें हुक्म नहीं है। अगर वो कह रहा था कि मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ और वाकई बनाना अगर चाह रहा था तो क्या है इसमें? और आपने अगर किसी का ख्याल है कि नहीं बनाना चाह रहा था तो उसका अपना ख्याल है। आपने अल-कादिर यूनिवर्सिटी पर उनकी तारीफ की थी। जो मेरे पास नॉलेज थी उसके हिसाब से, अब तो मैं भूल गया अल-कादिर यूनिवर्सिटी का कजिया पूरा क्या था। उस वक्त जो डॉक्टर जीशान हैं, जो डीन थे अल-कादिर यूनिवर्सिटी के, चूंकि उनसे हमारा रिलेशन था तो हमें ये अच्छा लगा कि एक दीनदार आदमी, एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी को अल-कादिर यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया है। तो मेरा ख्याल है जो अच्छा काम हुआ था उस पर तारीफ बनती थी। और अब तो इस पर उनको सजा भी मिल चुकी। सजा किस बात पे मिली है ना, मैंने वो केस पढ़ा है कि इस पे सजा मिली है कि उनको डीन क्यों बनाया था, या किस पे सजा मिली है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से सियासत से बिल्कुल दूर हूँ। तो अब जो कोर्ट के काम है वो आप जब जज साहब से आप पॉडकास्ट करें तो फिर आप ये सब चीजें उनसे पूछिए। इद्दत में निकाह तो केस जो है ये तो शरीयत से लिंक्ड है। इद्दत के दौरान निकाह करना हराम है, कल अदम है। इमरान खान ने किया है या नहीं किया ये जज साहब से पूछे आप। हाँ नहीं, लेकिन उससे निकाह पढ़वाया है, लेकिन मुझे डेट मालूम है कि पहला निकाह कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था। आपको कितने ऐसे मिले हैं केस आपकी नज़र में हैं, केस के जिसमें इद्दत में निकाह में केस गए हों और उस पर इतनी सजाएं मिली हों, 7 साल 5 साल की सज़ा? मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि अभी कोई इद्दत के दौरान केस का कोई वाक़या होता भी नहीं है। इद्दत के दौरान कोई निकाह करता भी नहीं है। आप नहीं समझते कि औरत की गवाही काफ़ी है? अगर औरत गवाही दे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है और जितना टाइम वो बता रही है उसमें यानी मुमकिन भी हो कि 3 मेंसेस आके गुजर जा सकते हों, यानी अगर औरत 1 हफ्ते बाद कह रही है कि मेरी इद्दत गुजर गई, फिर तो जाहिर है झूठी गवाही है ना ये। तो शरीयत ने इसमें औरत की बात का एतबार किया है, बशर्ते के इतना टाइम बता रही हो कि उसमें ये अकलन मुमकिन हो कि 3 मेंसेस आके गुजर सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में वो गवाही दे रही है और अपनी गवाही से रुजू भी नहीं कर रही तो फिर शरीयत उसको मानती है कि फिर मानना चाहिए जब वो कह रही है। आपका मैंने एक क्लिप देखा 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का, आप कह रहे हैं कि यूं ऊपर जा रहे थे फिर शुफ शुफ हुआ नीचे आ गए। एक मुझे बताइए कि एक इलेक्शन जिसके बारे में डाउट हो कि इसके रिजल्ट्स बदले गए जी, वो उसके नतीजे में हुकूमत आ जाए तो हुकूमत जायज होती है? तो पहले क्या हुआ, पहले ईमानदारी से सारे वो होते रहे। अब ये तो हमेशा से ही होता रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं ये कोई अचंभे का काम नहीं है। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज है?
उसका तरीक़ाकार नाजायज है। हुकूमत की डेफिनेशन शरीयत में ये जिसके पास कुव्वत नाफिजा हो, जायज तरीके से आना ना आना। वला वस्तुअमिला अलैकुम रजुलुन हबशियुन कअन्न रअसहु ज़बीबा, बुखारी की हदीस, कि जब कोई हाकिम बन जाए चाहे वो नाअहली क्यों ना हो तो इंतजामी चीजों में उसकी इताअत वाजिब है। ये शरीयत का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। हाँ, उसको बनाना जायज नहीं है। तो हमारी जो शुफ सरकार है, इलेक्शन यूं करके यूं कर दिए उन्होंने, ये अमल गलत है, इसको कभी भी जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब कोई वजीर आजम बन गया, बेशक इलीगल तरीके से बन गया, तो इंतजामी चीजों में, हर चीज में नहीं, जिन चीजों का ताल्लुक मैनेजमेंट से है उनमें हाकिम की इताअत करनी पड़ेगी, चाहे वो जरदारी क्यों ना हो। नहीं, आप जरदारी से 100 दफा इत्तेफाक करें, हम भी करते हैं, लेकिन अगर मुल्क का सदर बन गया है, गलत तरीके से बना, जो गलत है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन जब एक बन गया, उसके हाथ में पावर आ गई है, तो फिर शरीयत कहती है कि आपने इंतजामी चीजों में इसको फॉलो करना। आपको आसिफ अली जरदारी से क्या एतराज है? जो आपको है, क्या मुझे सारी दुनिया को है, इसमें कोई क्या मसला? देखें, शख्सियात का नाम लेके नहीं, अभी आपने जुमला बोला, मुझे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एतराज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरदारी साहब के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सारे एतराजात हैं। क्या मसला? बहुत सारे हैं। मसलन क्यों आप गोल मोल कर रहे हैं? आप तो बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। देखें, जरदारी साहब के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सारे एतराजात है। तारक मसूद को, मुफ्ती तारक मसूद को क्या एतराज है? नहीं, जो आपको एतराज है, जो इनको एतराज है, जो जितने पॉडकास्ट सुनने वाले, और जो खुद जरदारी साहब को भी एतराज है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन जब सदर बन गया कोई आदमी, तो इंतजामी चीजों में उसकी इताअत लाज़िम। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। बस मुझे भी इससे आगे मैं नहीं जा सकता। नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं ये इस पे आना चाहूंगा कि एक गलत तरीके से कोई भी हो, 18 हो, 13 हो, 7 हो, 2 हो, 1947 हो, कोई भी एक गलत तरीके से आकर, यही तो इस्लाम की वो, अगर आपको इसको ब्रॉडर पिक्चर में ले जाएं, बड़ी पिक्चर में, तो जो पुरानी जंगें होती थी, वो मैं आपके सवाल समझ गया, लेकिन ये सवाल वहां भी पैदा होता है कि जब आपको गलत तरीके से लाया तो फिर आपको भी नहीं आना चाहिए। सर मैं जब तो फला को लाया तो फिर वो, सर हमारे यहाँ तो ये चल रहा है कि जब एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ होती है उसको गलत तरीके से ला रही होती है, उस वक्त वो सर मैं ना एस्टेब्लिशमेंट आप कह रहा होता है, और जब दूसरे को लेकर आती है तो फिर वही उसके खिलाफ हो जाता है। तो जब सियासतदान सारे ही इस उसूल पर चल रहे हैं, सर मैंने मुफ्ती तारक मसूद से कोई हकायके एस्टेब्लिशमेंट या हकायके जमहूरियत नहीं पूछी। मैंने एक सीधा सा मुफ्ती साहब से सवाल पूछा है, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को आउट करके, कि जब गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो, और वो वजीर आजम बन जाए जी, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही वाला है और इसके अहकाम माने? मैं नहीं कह रहा कि सही वाला है गलत वाला है, इस बहस पे मैं नहीं जा रहा। तो उसके अहकाम कैसे माने? नहीं, ये तो शरीयत कहती है। इसी पे तो जंगे हुई हैं पूरे इस्लाम में। तो इस्लाम में जंगे हुई हैं, गलत हुई हैं, लेकिन जो बन गया तो उलमा ने फतवा दिया है कि अब इसकी इताअत करनी है इंतजामी चीजों। हाँ, वो गलत तरीके से आया, गलत तरीके से आया हो, बेशक। अच्छा, यहाँ एक लोग सवाल करते हैं कि यजीद जो था, सैयदना हुसैन ने फिर उसके खिलाफ बगावत क्यों की? सैयदना हुसैन ने बगावत नहीं की है। अगर बगावत कर रहे होते तो पूरी फौज लेके हमला करते। तफ्तीश अहवाल के लिए कूफा में गए हैं, और उस उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बदबख्त ने, उसका जुल्म इसी वजह से तो ज्यादा है कि हज़रत सैयदना हुसैन लड़ने के लिए नहीं आ रहे गवर्नमेंट से, और आप उनको कत्ल कर रहे हो। तो इसीलिए तो हम यजीद के दौर में जो ये अमल हुआ, इसको बदतरीन जुल्म कहते हैं। पहली दफा नहीं, मैं पहले भी रिकॉर्ड करवा नहीं, मैं पहली दफा मैंने मुफ्ती तारक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। शख्सियत का अपना पूछे ना, आपने नाम लिया था। अच्छा, मुफ्ती तारक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है मजहब का? मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, कॉलेज एसएम साइंस कॉलेज से आने के बाद मैं मदरसे में। एसएम कॉलेज साइंस में क्या किया था? इंटर किया जी। ग्रेजुएशन भी नहीं की? नहीं। मास्टर भी नहीं किया? नहीं। आगे इंटर में भी 1-2 पेपर मैंने छोड़ दिए थे। फेल हो गए थे? फेल नहीं हुआ था, छोड़ के आ गया था मैं, बस फेल ही समझ लें उसको। यानी क्योंकि मैं सेकंड ईयर में जब था, इम्तिहान आने वाले थे, तो मैं मदरसे में आ गया, तो मेरे वाले साहब ने कहा इसको मुकम्मल करो। फिर मैं बस कुछ पेपर दिए मैंने, कुछ पेपर नहीं दिए। मुफ्ती तारक मसूद फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर किया था, सेकंड ईयर मैंने पढ़ा पूरा, लेकिन 1-2 पेपर मैंने छोड़ दिए जानबूझकर। मुफ्ती तारक मसूद इंटर फेल। देखें, फेल का मतलब कुछ और होता है
और पेपर सनद छोड़ देने दिखा के दें बाद- आप फिर। तो ठीक है, मैं आपको सनद दिखा नहीं मिंटर की बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो नहीं, जाहिर है अच्छा, जीरो अंडा पड़ा होगा। इंटरफेल। अच्छा, आप फेल फिर कह लें, मुझे आप मैट्रिक फेल कह लें। आगे आगे सर आगे। उसके बाद मैं आया मदरसे में। अच्छा, ये मेरी गलती थी, मुझे इंटर क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे में जोश था कि अब किश्तियां जला के आपको दीन तो का बीए इलाज भी कर लेना चाहिए था, एमए भी कर बहुत लेना कुछ कर लेना चाहिए हाँ, था। ठीक है, आगे। और 4 शादियां उसी वक्त कर लेनी चाहिए हाँ। थी। खैर, तो जब मैं आया तो मैं फिर मदरसे में गया। मुफ्ती रशीद अहमद साहब नाज़माबाद में होते थे, वहाँ मैंने 8 साल का जो दरस निज़ामी का है वो कोर्स कंप्लीट किया। उसमें अरबी ग्रामर, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, अरबी अदब, तफसीर, हदीस, ये सारी किताबें पढ़ी हैं। और फिर मैंने सन 2000 के बाद पढ़ाना शुरू। फिर मैंने 1 साल का तखस्सुस फिल फ़िक़ा भी किया, मुफ्ती का कोर्स जिसे कहते हैं। फिर 25 साल हो गए मैं हदीस, फ़िक़ा और अरबी अदब, उसूल फ़िक़ा, ये किताबें मैं 25 साल से जामिअत रशीद में पढ़ा रहा हूँ और 25 साल से फतवे का काम मैं कर रहा हूँ। एक शख्स को इस तरह मेंबर पे बैठ के, जी, जिसने कुछ ना किया हो, कोई आलम का कोर्स, मुफ्ती का कोर्स, फाजिल का कोर्स, उसे मज़हब की तालीम देनी चाहिए और मज़हब के हवाले से सिर्फ किताबें पढ़ के फतवे देने चाहिए, बात करनी चाहिए, या मज़हब की- इसके लिए आपको तालीम